आप लोग उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। और बच्चों, मेरा ये वादा है कि जो मैं शुरू करने वाली हूँ आज से, उससे आपकी जो एग्जाम की तैयारी है वो और मजबूत होगी, क्योंकि मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ एक प्यारी सी छोटी सी सीरीज जो कि हर थर्सडे को आपको मिलेगी शाम के 4 बजे एक लेक्चर के फॉर्म में। और बस आपके मुझे 15 मिनट चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे, आपकी डिमांड पर बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो आपको मिलेगी हर थर्सडे को शाम के 4 बजे। एंड बच्चों, अब यार देखो, इससे होगा क्या कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला चैप्टर है जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का है। अब इस चैप्टर में बच्चों जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो बस आपके मुझे 15 मिनट चाहिए, तो और बस आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल इस चैप्टर का ये रहा कि भाई प्रकाश की किरण कैसे गमन करती हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे बच्चों चलती हैं, हमेशा ही एक सीधी रेखा पे चल रही होती हैं। बच्चों साथ में आपको ये भी देखते चलना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस तैयार हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माध्यम जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। तो बच्चों न्यूनतम किस में होगा? कांच में, क्योंकि ये सबसे गाढ़ा है। अधिकतम किस में होगा? जो बच्चों सबसे विरल होगा, जिसमें कण सबसे दूर दूर होंगे। तो याद रखना, निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और बच्चों इस ऑप्शन में जो कांच है उसमें सबसे स्लो चल रहा होगा। अगला सवाल, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर उत्तल लेंस। तो वी ऑल नो कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, क्योंकि बच्चों वो क्या चाहता है कि जितने भी पीछे से आने वाले वाहन है उसको प्रॉपर दिखाई दे रहे हो। उत्तल दर्पण वस्तुओं के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्रतिबिंब बनाता है, आभासी छोटा प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे साइड मिरर भी कहा जाता है। अगला सवाल, मोटर कार के हेडलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों याद रखना कि गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बच्चों क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से हमें समानांतर प्रकाश किरणें मिल रही होती हैं, इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। अगला सवाल, समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वी ऑल नो कि प्रतिबिंब कब बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो बच्चों समतल दर्पण में क्या होगा बेटा? प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी बच्चों कहने का मतलब क्या है? समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का वस्तु के बराबर आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगला सवाल बच्चों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखना, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बच्चों क्या होता है? 1 सेकेंड, ना मीटर है, ना ही बच्चों एंगस्ट्रॉम है, ना ही ओम है, ना ही माइक्रोमीटर। बेटा इसमें ऑप्शन गलत है बच्चों। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और बच्चों आपको याद रखना है कि डायोप्टर बच्चों जो है वो कब होगा? जब फोकस दूरी हम लोग मीटर में लेंगे। यानी कि बेटा एक डायोप्टर को 1 मीटर इनवर्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो किसी बच्चों लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? P = 1/f। तो बच्चों जो क्षमता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। फोकस दूरी अगर पॉजिटिव होगी तो बच्चों क्षमता ही पॉजिटिव होगी, फोकस दूरी नेगेटिव तो क्षमता भी नेगेटिव। उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? वी ऑल नो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो हम क्या बोलेंगे? क्षमता भी धनात्मक होगी। अगला सवाल बेटा, इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? वी ऑल नो कि बच्चों लेंस की परिभाषा क्या है? किन्हीं भी दो वक्र पृष्ठों के मध्य भरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। यानी कि लेंस को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी माध्यम ही चाहिए। बच्चों जल, कांच, प्लास्टिक ये तीनों ही प्रकार के पारदर्शी माध्यम हैं, बट बच्चों मिट्टी ये पारदर्शी नहीं है, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। अगला सवाल, किस दर्पण से हमेशा ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बच्चों याद रखना, हमेशा 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 उत्तल दर्पण से
छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। सदैव बच्चों छोटा वस्तु से छोटा आभासी और बच्चों जो है आपका बेटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा होता है, इस बात को याद रखना है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है बच्चों, हम सबको पता है कि जब भी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। बच्चों अपवर्तन कब हो रहा होगा, या तो प्रकाश किरण सघन से विरल जा रही होगी या फिर विरल से सघन जा रही होगी। यहाँ पर बेटा क्या है, हवा से कांच में, हवा कैसा माध्यम है, हवा विरल माध्यम है, कांच कैसा माध्यम, सघन माध्यम है। जब भी विरल से सघन जाएगी, क्या बताया था बच्चों, विरल से सघन जाएगी अभिलंब के पास आ जाएगी, अभिलंब के निकट आ जाएगी। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वी ऑल नो कि सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है प्रतिबिंब को बड़ा प्राप्त करने के लिए, और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने का हम इस्तेमाल करते हैं बेटा जी उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है उत्तल लेंस और अवतल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण एक जैसा व्यवहार करते हैं। यानी कि जैसे उत्तल दर्पण हमेशा ही वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, वैसे ही अवतल लेंस हमेशा ही वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो हम क्या बोलेंगे, हमेशा अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, यानी कि आभासी होगा और वस्तु से छोटा होगा। अगला सवाल, परावर्तन के नियम से हमें क्या पता चलता है बच्चों, परावर्तन के दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो बच्चों लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। बोर्ड में पूछा जनरल क्वेश्चन है, हर बार रिपीट मोड पे आता है। अगला सवाल, अगर कोई भी गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण और लेंस क्या होगा। हमें पता है बेटा कि देखो भले ही अवतल दर्पण एंड उत्तल लेंस एक जैसा व्यवहार कर रहे हो, पर अगर बात आएगी फोकस दूरी में तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो जहां पर ऋणात्मक वहां पर अवतल, जहां पर धनात्मक वहां पर उत्तल, आगे पीछे लेंस या दर्पण उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों -15 सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है कि हो ना हो दोनों ही अवतल हैं, अवतल दर्पण है और अवतल लेंस है। आगे बढ़ेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है बच्चों, अपवर्तनांक का बेटा मान कैसे निकालेंगे, स्नेल का नियम n बराबर sin i बटे sin r। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसे बेटा जी बोलते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला, जो कि स्नेल से हमें प्राप्त हुआ था। एक उत्तल लेंस कैसा होता है बच्चों, उत्तल लेंस ऐसा होता है कि 2 उभरे हुए वक्र पृष्ठों से बना हुआ जो हमारा लेंस है वही कहलाएगा उत्तल लेंस। तो यानी बच्चों क्या है, देखो ये बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है ना, किनारों पर बड़ा पतला है और बीच में मोटा है। तो क्या लगेगा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, दोनों का ही जो आवर्धन बेटा होगा m बराबर क्या हो जाएगा, v बटे u होगा। अगर दर्पण बोलता तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता, माइनस का v अपॉन u, याद रखना है। अगला सवाल, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चों, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार, या फिर बच्चों प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, अनुपात है, अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता। तो हम क्या बोलेंगे, उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक बच्चों क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, मात्रक विहीन राशि है ये। अगला सवाल, लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है बच्चों, तो लेंस का जो केंद्रीय बेटा बिंदु है वो कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। इसकी खासियत क्या है, इससे होकर जो भी प्रकाश किरण जाएगी वो बेटा बिना जो है अपवर्तित हुए, बिल्कुल बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधे निकल जाएगी।
अगला, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल जो है लेंस हो, या बेटा जो है आपका उत्तल दर्पण हो, हमेशा ही अनंत वाला केस ऐसा है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी होगी प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बन रहा होगा। तो अनंत पर रखी वस्तु का बेटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? हमेशा ही फोकस पर बन रहा होता है। अगला सवाल, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसे जाएंगी? विचलन के साथ निर्गत होगी, 7 रंगों बटेगी, या फिर बिना विचलन के निर्गत होगी? तो बच्चों अभी समझाया था कि प्रकाशिक केंद्र की खासियत ही यही है कि उससे होकर के जो भी प्रकाश किरण जाती है बिना विचलन के जाती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बच्चों? ये तो बिल्कुल रट डालो बेटा, स्पेशल केस है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण बेटा पूरे 5 स्थितियों में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, पर बेटा सिर्फ और सिर्फ जब वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा तो बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तब बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। बच्चों वी ऑल नो कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी का दोगुनी होती है, या बोल सकते हैं फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता की आधी होती है। 32/2 करो क्या मिल जाएगा? 16। तो 16 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है तो ये क्या है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अपसारी लेंस है, या ए और बी दोनों? बच्चों देखिए लेंस की क्षमता बताया था फोकस दूरी पर निर्भर करती है। अगर जो है बच्चों फोकस दूरी नेगेटिव तो लेंस की क्षमता भी नेगेटिव। बच्चों तो अगर लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर का मतलब क्या है कि ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी नेगेटिव हो। फोकस दूरी किसकी नेगेटिव होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, और अवतल लेंस को हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो बच्चों क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों। अगला, अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अगर आपतन कोण 42 डिग्री है, अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तब अपवर्तित किरण कैसे विचलित हो रही होगी? बच्चों जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा बस स्नेल बाबा को याद रखना है, n बराबर साइन आई बटे साइन आर लगाना है। आई कितना है बेटा? आई है 42, आर कितना है 30, साइन 42 डिवाइड बाई साइन 30, ये होगा आपका सही ऑप्शन। समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा? अगर वस्तु दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखी है तो बच्चों दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी बेटा? वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। अगला सवाल, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बच्चों सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल। समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा अनंत होती है। दर्पण समतल दर्पण की क्षमता 0 होती है पर फोकस दूरी अनंत होती है। अब बच्चों बारी है इस चैप्टर से पूछे जाने वाले जो हमारे लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है? समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है बच्चों? तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है। बेटा समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है, और बेटा पार्श्व क्या होता है? व्युत्क्रमित होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? इसके नियमों का उल्लेख करिए। बच्चों इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। और बेटा दूसरा क्या हो जाएगा? स्नेल का नियम हो जाएगा, और इसको आराम से आपको तैयार कर लेना है। अगला सवाल, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? बच्चों उत्पन्न आवर्धन +1 है तो बेटा 1 का मतलब क्या है? वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर है, और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी है। अगला सवाल बच्चों देखो ये न्यूमेरिकल है, कह रहा है वायु और जल में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करिए। बच्चों देखो जब भी आपको ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें आपको प्रकाश की चालें अलग अलग माध्यम में दी होंगी, तब आप क्या करेंगे? तब बच्चों फॉर्मूला होता है 1n2 = v1/v2। बच्चों यहाँ पर बेटा देखो
वन क्या होगा, जिसके एन जिसका, जिसके सापेक्ष बेटा किसके, तो वायु के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, वायु पहले नंबर पे होगा और दूसरा क्या होगा बेटा, जल हो जाएगा बेटा। V1 यानी बच्चों जिस पहला बेटा पहले नंबर पे कौन है, तो वायु है। वायु में प्रकाश चाल कितनी है, तो बेटा वायु में चाल है 3 × 10⁸ बेटा। सेकेंड नंबर पे कौन है, जल है बेटा। जल में कितनी है, तो ये है 2.25 × 10⁸ बेटा। इसको सॉल्व कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये होगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। अगला बच्चों कह रहा है कि आपको केरोसिन, तारपीन, तेल और जल दिए गए हैं, प्रकाश सबसे तेज किसमें गति करेगा। बच्चों याद रखना, प्रकाश सबसे तेज उस माध्यम में चलता है जिसका अपवर्तनांक बच्चों क्या होता है, सबसे कम होता है। अपवर्तनांक कम होगा मतलब क्या है, माध्यम उतना विरल होगा। अपवर्तनांक ज्यादा का मतलब क्या है कि माध्यम उतना सघन है। तो कह रहे सबसे तीव्र किसमें चलेगा, अपवर्तनांक सबसे छोटा कौन है बेटा, सबसे छोटा अपवर्तनांक है 1.33। तो हम क्या बोलेंगे, 1.33 वाले जो हमारा अपवर्तनांक जो माध्यम है उसमें प्रकाश सबसे तेजी से चल रहा होगा। बताओ बच्चों, ये सवाल आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है बेटा, n बराबर साइन आई बटे साइन आर लगा देना है। बस आपको ये डायग्राम में ध्यान रखना होगा कि 45 डिग्री ये आपका आपतन कोण नहीं है बच्चों। आपतन कोण क्या होगा बेटा, अभिलंब के साथ बेटा जो कोण होता है वो आपतन कोण है। तो बच्चों ये वाला एंगल आपतन कोण बेटा, ये वाला एंगल अपवर्तन कोण है, राइट। तो बच्चों आई कैसे निकालोगे, 90 माइनस का 45 बेटा, कैसे निकालोगे, आर कैसे निकालोगे, 90 माइनस 30 और बेटा इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दोगे, आंसर निकाल लोगे। अगला सवाल, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या डिफरेंस है बेटा, बताया हुआ है। अवतल दर्पण चमकीला अंदर की ओर धसा होता है, उत्तल दर्पण चमकीला तल बाहर की ओर होता है। वास्तविक आभासी दोनों प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आभासी बन रहा होता है। प्रतिबिंब उल्टा और सीधा बनता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब छोटा बड़ा वस्तु से बेटा जो है वस्तु के आकार का तीनों प्रकार से बन सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिबिंब छोटा बनता है। बहुत बार बेटा आपको करवाया हुआ सवाल है। वास्तविक आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर बेटा, ये अंतर लेके आप आ जाएंगे, राइट है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है बेटा, प्रॉपर आपको डायग्राम बनाना है बेटा, प्रॉपर आपको लिख करके आना है। याद रखना बेटा, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है। बेटा इंपॉर्टेंट है, याद करके आना है और अच्छे से लिख के आना है बेटा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, बिहार में पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया है। पार्श्व विस्थापन बच्चों क्या होता है बेटा, देखो जब भी प्रकाश हमारा कांच के गुटके से निकलेगा तो बेटा क्या होगा, हमारा प्रकाश बेटा जो है, जो अपवर्तित प्रकाश किरण होगी वो आपतित प्रकाश के समानांतर होती है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रकाश वो क्या हो गया, पार्श्विक रूप से विस्थापित हो गया है, राइट। तो बच्चों इस प्रकार से बेटा इसका सही डेफिनेशन क्या है कि जब भी किसी स्लैब से प्रकाश बाहर निकल रही होती है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो लांबिक दूरी है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से तैयार कर लेना। लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है बेटा, जो है प्रतिबिंब कहला के 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। फोकस दूरी बताओ बच्चों, याद रखना सिर्फ और सिर्फ लेंस का फॉर्मूला लगाना है और बेटा लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस का 1/u। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है समझ जाना सही है, राइट बेटा। एक ये सवाल और अच्छे से तैयार कर लेना, ऐसे ही आपके जो है सवाल आने हैं। और बच्चों को इसमें बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताना है, किरण आरेख भी खींचना है। बेटा इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लो, ऐसे सवाल आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं। बेटा इस सवाल में पढ़ना क्या है, पहले तो आप दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। इससे बेटा आप क्या करेंगे बेटा, इससे प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इसके बाद जो है आप बेटा आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन से बच्चों क्या होगा, इससे बच्चों आपको जो है प्रतिबिंब का आकार मिल जाएगा एंड बच्चों प्रकृति भी मिल जाएगी। क्योंकि देखो आप देख सकते हो बेटा वस्तु की लंबाई दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो जब भी वस्तु की लंबाई दी जाएगी उस टाइम पर फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, उस टाइम पर हम लगाते हैं ये माइनस का v/u = ऐसे लिख सकते हो L' लिख सकते हो ना, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। और बेटा दोनों को जब आप सॉल्व करके निकालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, प्रतिबिंब की प्रकृति भी आ जाएगी एंड
फिर आपको किनारे खींच लेना है। तो बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इस पे, ठीक है बेटा। आपको जो है इससे ये पूरा सवाल आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। इस चैप्टर से बेटा जो है सबसे ज्यादा अगर लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल आता है तो ऐसे न्यूमेरिकल्स बच्चों पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा चैप्टर का क्विक रिवीजन भी हो गया होगा एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आपके सामने हैं। बाकी बच्चों आपको बताना है कि क्या आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो आपको फटाफट से कमेंट करना होगा, मैं हर एक बच्चे कमेंट पढ़ूंगी। एंड बेटा आपको ये भी कमेंट करना होगा कि आज की जो क्लास थी उसमें कितने सवाल आपके सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है और किस तरह के सवाल आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में पूछे जाएं या बताए जाए, राइट। बाकी बच्चों आपको पता ही है कि हमारी क्लास होती है हर एक वीक में सिर्फ और सिर्फ ट्यूसडे को। बेटा मंगलवार को शाम के 7 बजे हम मिलेंगे, पर आपको कमेंट में बताना होगा किस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है, सो दैट बेटा मैं ट्यूसडे को वो क्लास आपके सामने लेकर के आऊं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेना।